तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी मटेरियल जो है एटम से बना हुआ होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। जब चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो अगर मान के चलिए इसके चलने से अगर आई करंट इसमें डेवलप हुआ और इसका रेडियस आर है तो इस लूप का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस लूप का मैं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिखूँ, डायरेक्शन तो होगा बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना के बराबर होगा, आई इंटू ए के बराबर। तो देखिए इसके वजह से आप क्या देखें, एटम जो है, एटम प्रत्येक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। और मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, एक बार मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ m हो और लेंथ l हो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ml होता है, ml होता है। तो ये भी क्या है, एक हर एक मटेरियल के प्रत्येक एटम को मैं एक बार मैग्नेट के रूप में देख सकता हूँ या मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में देख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में देख सकता हूँ। तो देखिए ये कोई मटेरियल है, ये बहुत सारे एटम से बना हुआ, मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल से बना हुआ होगा, ये बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल से बना हुआ होगा। और ये सारे डाइपोल्स क्या हैं, ये एटम है। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है तो ये सभी मोशन में होते हैं, थर्मल मोशन में। और जब थर्मल मोशन में होते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करके रखते हैं ये सारे डाइपोल्स को, ताकि इसके अंदर नेट मोमेंट जो है इस डाइपोल्स का वेक्टर समेशन जब करेंगे तो उसका नेट मोमेंट कितना आ जाता है, 0। जिस मटेरियल में ये नेट मोमेंट 0 आ जाता है उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जिसमें इसका वैल्यू कुछ ना कुछ वेक्टर समेशन करके नेट मोमेंट 0 नहीं आए, कुछ ना कुछ मोमेंट बच जाए, उस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो जिस मटेरियल में ये मोमेंट का समेशन 0 हो जाए उसको पैरामैग्नेटिक, और जिस मटेरियल में इस मोमेंट्स का समेशन 0 नहीं हो उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम एक मटेरियल ले रहे हैं और इस पर मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब आप म्यू नॉट से डिवाइड कीजिएगा तो मान के चलिए इस मैग्नेटिक फील्ड मैं B अप्लाई कर रहा हूँ जिसका डायरेक्शन ये है, इसको जब मैं म्यू नॉट से डिवाइड करता हूँ तो मुझे H मिलता है। तो ये H है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में कितना मोमेंट है उसी को क्या कहते हैं, H। तो इस H के, इस फील्ड की वजह से क्या होगा, ये फील्ड इस सारे इसमें जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उस सब पर फोर्स लगाकर कोशिश करेगा अपने तरफ मोड़ने का। लेकिन कुछ ना कुछ टेम्परेचर होने की वजह से क्या है, ये सारे एटम्स मोशन में हैं और ये जो थर्मल मोशन है ये कोशिश करता है सारे डाइपोल्स को रेंडमाइज करने का, और ये कोशिश करेगा सारे को एक तरफ लाने का ताकि कुछ ना कुछ बने। तो ना पूरी तरह से एक तरफ आ पाएगा और ना पूरी तरह से रेंडमाइज हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगा के कुछ ना कुछ ये नेट इस तरफ बना लेगा। तो मान लीजिए इसमें इसके प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में इस फील्ड B अप्लाई करने के कारण इस मटेरियल के प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगर प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में आई मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और वो भी किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में। तो देखिए आई मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है तो मैं अब यहां पे कह रहा हूं कि मैं अगर x से h को गुना कर दूं, x टाइम्स h किसके बराबर है, I के। मतलब मैं कह रहा हूं कि h को मैं कितना गुना कर दूं कि ये I के बराबर हो जाए, h को मैं कितना गुना कर दूं कि ये I के बराबर हो जाएगा। यही x क्या कहलाता है, इस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये इस मटेरियल का क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल मोशन बढ़ेगा, और थर्मल मोशन जब बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा थर्मल मोशन होगा वो मोशन उतना ज़्यादा कोशिश करेगा इस डाइपोल्स को रेंडमाइज करने का। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो अभी अगर रेंडमाइजेशन का परसेंटेज 1 था तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेंडमाइजेशन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रेंडमाइज अब ज़्यादा हो गया तो पहले के अपेक्षा में आई का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो मतलब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो आई क्या हो रहा है,
घट रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, I घट रहा है, और H तो फिक्स रखा हूँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ I घट रहा है। तो I घट रहा है, इसका मतलब क्या घट रहा है? X घट रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ X घट रहा है, तो X क्या होगा? टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है X। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या है, उसमें भी अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो X क्या होगा? घटेगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है जिस टेम्परेचर के आने के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं या क्यूरी पॉइंट कहते हैं। तो देखिए ये तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में इस तरह से, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ससेप्टिबिलिटी इस तरह से बिहेव करता है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्स जो है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इस कदर चेंज होता है। ये टीबी क्या है, टीसी क्या है? ये क्यूरी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, टीसी। तो बताइए इस मटेरियल के इस यूनिट वॉल्यूम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट H तो प्रेजेंट है पहले से, किसके वजह से? इस फील्ड B के वजह से। और डेवलप कितना हुआ? I डेवलप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट उपलब्ध है? वास्तव में नेट कितना है? H प्लस I उपलब्ध है। नेट कितना है इस वॉल्यूम में? H प्लस I उपलब्ध है। अगर मान के चलिए इस H प्लस I के कारण यहाँ पर फील्ड B है, यहाँ पर नेट फील्ड मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक नेट फील्ड B है, तो मैं उसी B नेट को जब म्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो ये H प्लस X होगा, क्योंकि ये भी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है और हमको पता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना के बराबर है? इतना के बराबर है, इतना के बराबर है। अब देखिए मैं B को क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट टाइम्स H प्लस XH, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस X इंटू H। ये B कितना के बराबर हो गया? अगर मैं H अप्लाई करता हूँ किसी मटेरियल पर तो B जो है उस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस X, जहाँ पर X क्या है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, और H वेक्टर, ठीक है। तो B नेट कितना के बराबर होता है? B नेट बराबर होता है आपका, B नेट बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस X इंटू H वेक्टर, इतना के बराबर होता है। तो अगर मैं इस पूरे को अगर मैं म्यू बोल दूं तो ये इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा? ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा B इंटू म्यू नॉट टाइम्स H। ये म्यू क्या है? इस मटेरियल का परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल कितना के बराबर हो गया? म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस X के बराबर हो गया। तो देखिए मैं अगर किसी मटेरियल का परमिएबिलिटी किसी मटेरियल के रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं, किसी एक मटेरियल का परमिएबिलिटी, मान लीजिए कोई मटेरियल μ1 है, किसी का परमिएबिलिटी है, किसी मटेरियल पहले ऑब्जेक्ट का परमिएबिलिटी μ1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का परमिएबिलिटी μ2 है। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट का परमिएबिलिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में लिख, दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? μ1 अपॉन μ2। ये क्या है? पहले का परमिएबिलिटी है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो मैं दूसरे को नीचे लिख रहा हूं और पहले को ऊपर लिख रहा हूं। इसीलिए अगर मैं इस मटेरियल का परमिएबिलिटी, जिसका म्यू है परमिएबिलिटी, किसी मटेरियल का परमिएबिलिटी अगर म्यू है, उसका मैं परमिएबिलिटी अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? वैक्यूम का परमिएबिलिटी कितना होता है? म्यू नॉट होता है। तो म्यू को मैं कितना से डिवाइड करूंगा? म्यू नॉट से डिवाइड करूंगा, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस X अपॉन म्यू नॉट। तो देखिए इस मटेरियल, जिस ऑब्जेक्ट का मैं बात कर रहा था, जिसका परमिएबिलिटी म्यू था, उसका परमिएबिलिटी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसको ये कितना के बराबर आ गया? 1 प्लस X का, X के बराबर। X क्या है यहाँ पर? ससेप्टिबिलिटी। अगर मैं इसको म्यू रिलेटिव कह दूं, ये वास्तव में क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो म्यू रिलेटिव कितना के बराबर आ गया? 1 प्लस X के बराबर आ गया। अब हम थोड़ा सा जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। देखिए कोई भी मटेरियल होता है ना, उस पर अगर आप B फील्ड अप्लाई करते हो तो ये B फील्ड तो पहले कोशिश करेगा इसके मैग्नेटिक डायपोल को अपने
इस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्लाइन करने का। और साथ ही साथ लेंज लॉ के हिसाब से इसके अंदर एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। हर मैग्नेटिक मटेरियल में एक उल्टा फील्ड भी डेवलप होता है जो बी का अपोज करता है। किसके कारण? लेंज लॉ के कारण। लेंज लॉ कहता है अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा हर एक मटेरियल में। पारा मैग्नेटिक मटेरियल में भी ये चीज़ डेवलप होता है, लेकिन नेट समेशन वहाँ पे जीरो हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक में जितना डेवलप होता है उल्टा के डायरेक्शन में, उससे ज़्यादा पहले से ही सीधा के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए नेट कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये, इसमें जितना डेवलप करके आप इस तरफ लाएंगे उससे कहीं ज़्यादा ये वाला होता है जो लेंज लॉ के कारण डेवलप होता है। इसीलिए वो मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक हो जाते हैं और बाकी सारे पारामैग्नेटिक हो जाते हैं या फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है हर एक मटेरियल में पाया जाता है।